एयर फ्रांस फ्लाइट 129 के यात्रियों के लिए इंजनों की दहाड़ एक निरंतर साथी थी। 27 जून 1976 की बात है। तेल अवीव से पेरिस जाने वाली इस उड़ान ने नए रोमांच की चाहत रखने वाले यात्रियों की उम्मीदों और सपनों को साथ रखा था। इनमें छुट्टियों से लौट रहे परिवार, महत्वपूर्ण यात्राओं पर निकले व्यवसायी और रूमानी सैर पर निकले युवा जोड़े शामिल थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह यात्रा एक भयानक मोड़ लेने वाली है, जो उन्हें भय और अनिश्चितता के भंवर में धकेल देगी। जैसे ही विमान भूमध्य सागर के ऊपर चढ़ा, केबिन में एक सामान्य स्थिति व्याप्त हो गई। खुशमिजाज परिचारिका गलियारों में इधर उधर घूमती रहीं, जलपान और मीठी मुस्कान बिखेरती रहीं। बातचीत का दौर चलता रहा। बीच बीच में अखबारों की सरसराहट और बच्चों की हंसी सुनाई देती रही। लेकिन नीले पानी के ऊपर एक तूफान उठ रहा था, जो उड़ान की शांति को चकनाचूर कर देगा और उसके भयावहता को इतिहास के पन्नों में उकेर देगा। दोपहर लगभग 12:30 पर एथेंस से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद, जहां उसने एक निर्धारित पड़ाव बनाया था, शांति का भ्रम बेरहमी से चकनाचूर हो गया। 4 हथियारबंद हाईजैकिंग करता, जिनके चेहरे कट्टरता और गुस्से के भाव से विकृत थे, कॉकपिट में घुस गए। उनके हथियार भयावह इरादे से लहरा रहे थे। पूरी तरह से बेखबर यात्री अविश्वास में देखते रहे, क्योंकि उनके सबसे बुरे सपने एक भयानक हकीकत बन गए। केबिन में दहशत फैल गई, क्योंकि हाईजैकिंग करता दृढ़ संकल्प और कट्टरता के घातक मिश्रण से भरी आवाजों में भयभीत यात्रियों के सामने अपने भयावह एजेंडे की घोषणा करते रहे। उड़ान 129 अब स्वतंत्रता और जुड़ाव का प्रतीक नहीं रही, बल्कि आकाश में एक जेल बन गई थी, जो राजनीतिक अतिवाद के जाल में फंसकर घृणा से प्रेरित थी, जिसे कोई सीमा नहीं पता थी। दुनिया ने सांस रोककर देखा। यात्रियों का भाग्य अधर में लटका हुआ था, जो असीमित बुराई के सामने मासूमियत की भेद्यता की एक कठोर याद दिलाता है। एयर फ्रांस की उड़ान 129 के अपहरण को समझने के लिए इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के अशांत इतिहास में उतरना होगा, जो एक लंबा और खूनी संघर्ष था, जिसने उस भयावह दिन की घटनाओं पर एक लंबी छाया डाली। दशकों से यह क्षेत्र तनाव का केंद्र बना हुआ था, जो भूमि, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान के प्रतिस्पर्धी दावों से प्रेरित था। 1948 में इजराइल का जन्म, जबकि यहूदी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, एक भारी कीमत पर आया था, जिसके कारण सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए थे और एक संघर्ष छिड़ गया था, जो पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। अपहरण से पहले के वर्षों में दुनिया ने इजराइल और फिलिस्तीनी टेररिस्मी ग्रुप्सों के बीच हिंसा में भारी वृद्धि देखी थी। टेररिस्मी हमले अक्सर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाते हुए एक दुखद रूप से लगातार घटना बन गई थी। हर एक हमले ने दोनों पक्षों को और अलग कर दिया और घृणा और रक्तपात के चक्र को गहरा कर दिया। उड़ान 129 का अपहरण कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि नियंत्रण से बाहर हो चुके संघर्ष का एक भयानक प्रकटीकरण था, जिसने पूरी दुनिया को अपनी दुर्गम चपेट में ले लिया था। 1970 के दशक में विशेष रूप से आतंक के हथियार के रूप में अपहरण के उपयोग में एक खतरनाक वृद्धि देखी गई। फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह अपने मकसद की ओर ध्यान आकर्षित करने और इजराइल पर दबाव बनाने के लिए बेताब तेजी से हवाई डकैती के इन कृत्यों का सहारा ले रहे थे। हवाई जहाजों और उनके असहाय यात्रियों को अपने घातक खेल में मोहरे बना रहे थे। ये अपहरण, जिन्हें अक्सर क्रूर दक्षता के साथ अंजाम दिया जाता था, ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की भेद्यता को उजागर किया और दुनिया भर के यात्रियों के दिलों में भय पैदा कर दिया। एयर फ्रांस की उड़ान 129 का अपहरण इस बात का कटु स्मरण कराता था कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष मध्य पूर्व के युद्ध के मैदानों तक ही सीमित नहीं था। यह एक वैश्विक संकट था। इसके जाल दुनिया भर के निर्दोष लोगों के जीवन को छू रहे थे। उस अपहृत विमान में सवार यात्री और चालक दल चरमपंथियों की सनक के आगे दुनिया के बंधक बने हुए थे। उनकी किस्मत इस अटूट संघर्ष की मानवीय कीमत की मार्मिक याद दिलाती है। भूमध्य सागर के पार एक कष्टदायी यात्रा के बाद, हाईजैकर्सों की धमकियों और यात्रियों की बढ़ती निराशा के बीच, एयर फ्रांस की उड़ान 129 युगांडा के एंटेबे की भीषण गर्मी में उतरी। गंतव्य का चुनाव कोई दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि यहीं पर हाईजैकर्सों को इस पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र के तानाशाह ईदी अमीन के रूप में एक इच्छुक सहयोगी मिलेगा। कुख्यात क्रूरता और अनिश्चित व्यवहार के व्यक्ति अमीन ने 1971 में एक सैन्य तख्तापलट में सत्ता हथिया ली थी और उसका शासन व्यापक मानवाधिकारों के हनन और अत्याचार में उतरने से चिह्नित था। अपने तेजतर्रार पर्सनैलिटी और सत्ता की अतृप्त प्यास के लिए जाने जाने वाले अमीन ने अपहरण में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक भव्य इशारा करने का अवसर देखा।
इजराइल के कट्टर आलोचक, उन्होंने विभिन्न फिलिस्तीनी टेररिस्मी ग्रुप्सों के साथ गठबंधन बनाया था, उन्हें युगांडा की सीमाओं के भीतर सुरक्षित पनाहगाह की पेशकश की थी। अपहृत विमान को एंटेबे हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति देकर वह खुद को फिलिस्तीनी कारण के साथ जोड़ने और पश्चिम, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को अंगूठा दिखाने के लिए एक सोची समझी चाल चल रहा था। एंटेबे हवाई अड्डे पर अपहृत विमान के आगमन पर भ्रम और भय का माहौल था। युगांडा के सैनिक, उनके चेहरे पर उत्सुकता और घबराहट का मिश्रण था। विमान को घेरे हुए थे, उनके हथियार तैयार थे। बंदी बनाए गए लोग, थके हुए और भयभीत, विमान से उतारकर पुराने टर्मिनल भवन में ले जाए गए, जो अगले कष्टदायी दिनों के लिए उनकी जेल बन जाएगा। टर्मिनल के अंदर पसीने, भय और अनिश्चितता की दुर्गंध से हवा भारी थी। बंदी बनाए गए लोगों, उनकी गरिमा और स्वतंत्रता छीन ली गई। उन्हें एक छोटे से दम घुटने वाले कमरे में ठूंस दिया गया। उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। उनकी हरकत पर उनके भारी हथियारों से लैस लोगों द्वारा जांच की जा रही थी। अमीन के समर्थन से उत्साहित हाईजैकिंग करता विजेताओं की तरह टर्मिनल के चारों ओर घूमते रहे। उनके शब्द और कार्य उनके बंदियों को उनकी स्थिति की अनिश्चितता की निरंतर याद दिलाते रहे। खंड 4, अपहरणकर्ता, चरमपंथी विचारधारा में प्रोफाइल। एयर फ्रांस की उड़ान 129 को अपने कब्जे में लेने वाले अपहरणकर्ता व्यक्तिगत शिकायतों से प्रेरित अकेले भेड़िए नहीं थे। वे चरमपंथी संगठनों के एक जटिल जाल के सदस्य थे। अपहरण के पीछे के समूहों को समझना उन उद्देश्यों को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन, एक्सटर्नल ऑपरेशंस या PFLP-EO अपहरण के पीछे मुख्य समूह था। 1974 में स्थापित PFLP-EO पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन से उभरा। PFLP-EO ने हाई प्रोफाइल हमलों की एक श्रृंखला के लिए कुख्याति प्राप्त की थी। अपहरण में जर्मन रिवॉल्यूशनरी सेल या आरजेड की भागीदारी थी। आरजेड ने पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। PFLP-EO के साथ उनके गठबंधन ने आतंकवाद की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का प्रदर्शन किया। अपहरण के नेता विल्फ्रेड बोस और ब्रिगेड कुहलमैन उन समूहों की अराजक और खतरनाक प्रकृति के प्रतीक थे। बोस एक पूर्व फोटो जर्नलिस्ट 1960 के दशक के जर्मनी के अशांत राजनीतिक माहौल में कट्टरपंथी हो गया। कुहलमैन, उनका प्रेमी और कॉमरेड, समान रूप से इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध था। उड़ान 129 में फिलिस्तीनी और जर्मन दोनों आतंकवादियों की उपस्थिति ने चरमपंथी विचारधाराओं की वैश्विक पहुंच पर प्रकाश डाला। यह एक कठोर अनुस्मारक था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर गई। खंड 5, एक विभाजित राष्ट्र एंटेबे में बंधक चयन। जैसे ही बंधक एंटेबे टर्मिनल की भीषण गर्मी में पसीने से तरबतर हो रहे थे, उनके हाईजैकर्सों ने एक भयावह घोषणा की जिसने भारी भीड़ के माध्यम से सदमे की लहरें भेज दी। कट्टरपंथ से सख्त चेहरे वाले हाईजैकर्सों ने घोषणा की कि वे इजरायली यात्रियों को बाकियों से अलग कर देंगे। भयावह ऐतिहासिक गूंज से भरे अलगाव के इस कृत्य ने हॉस्टेजेसों को भय और अनिश्चितता की एक नई खाई में धकेल दिया। अपने इजराइल विरोधी विचारधारा से प्रेरित होकर टेररिस्मियों ने इस अलगाव में अपने लाभ को अधिकतम करने का एक तरीका देखा। इजरायली यात्रियों को अलग थलग करके उनका उद्देश्य इजरायली सरकार पर अधिकतम दबाव डालना था, जिससे उन्हें अपनी मांगों को मानने या अपने नागरिकों के जीवन को जोखिम में डालने के बीच चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हॉस्टेजेसों के लिए अलगाव एक भयानक अज्ञात में उतरना था। परिवार बिखर गए। एकता के लिए उनकी दलीलों को हाईजैकर्सों की ठंडी उदासीनता ने नजरअंदाज कर दिया। गैर इजरायली बंधक हालांकि तत्काल खतरे से बचाए जाने से राहत मिली, लेकिन इस ज्ञान से प्रेतबाधित थे कि उनका भाग्य अब सामने आने वाले नाटक के परिणाम से जुड़ा हुआ है। एंटेबे में हॉस्टेजेसों का अलगाव आतंकवाद की अंधाधुंध क्रूरता, विभाजन और जीतने की उसकी शक्ति एक दूसरे के खिलाफ निर्दोष जीवन को खड़ा करने की एक कठोर याद दिलाता था। अलगाव के इस कृत्य ने सामने आने वाले संकट में ईदी अमीन के भयावह हाथ को भी उजागर किया। बंधक स्थिति में एक तटस्थ मध्यस्थ होने के नाते अमीन हाईजैकर्सों के साथ एक सक्रिय सहयोगी के रूप में उभरा। हॉस्टेजेसों को अलग करने में उसकी मिलीभगत ने उसके शासन की वास्तविक प्रकृति का खुलासा किया। यहूदी विरोध और अवसरवाद के जहरीले मिश्रण से प्रेरित होकर उनके कार्यों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून या मानवीय शालीनता के प्रति कोई सम्मान नहीं रखने वाले क्रूर तानाशाह के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। एंटेबे में हॉस्टेजेसों के अलगाव ने पहले से ही अस्थिर स्थिति में जटिलता की एक नई परत जोड़ दी। इसने बंधक संकट को एक स्थानीय घटना से एक अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल दिया। इजराइल को टेररिस्मियों और एक दुष्ट राज्य के गठबंधन के खिलाफ खड़ा कर दिया। दुनिया ने सांस रोक कर देखा। हॉस्टेजेसों का भाग्य अधर में लटका हुआ था।
एक दुखद परिणाम का भूत बड़ा होता जा रहा था।